हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर फिट एंड फाइन। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहां पर हम कवर करेंगे सारे क्वेश्चंस विच आर गिवन इन चैप्टर नंबर 3 द राइज ऑफ मराठास फॉर क्लास 8th सोशल साइंस। चैप्टर का वन शॉट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, जहां पर हमने बड़ी डिटेल में सारे कंसेप्ट को समझा था और साथ में जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे लेट्स एक्सप्लोर में उनको भी कवर किया था। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम कवर करेंगे वो क्वेश्चन जो दिए हुए हैं एट द एंड ऑफ द चैप्टर अंडर द हेडिंग क्वेश्चंस एंड एक्टिविटीज। ठीक है, क्वेश्चन सिर्फ 8 हैं, लेकिन सारे के सारे लेंदी आंसर डिमांड कर रहे हैं, तो थोड़े से टफ लग सकते हैं, बट डोंट वरी, यहाँ पर हम ब्रेक करके समझेंगे एंड यू विल बी एबल टू रिमेंबर ऑल द आंसर्स अलॉन्ग विद मी इन दिस वीडियो इटसेल्फ। ठीक है, चलो सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को विद द फर्स्ट क्वेश्चन हियर। एनालाइज हाउ जियोग्राफी particularly mountains and coastlines guided Marathas military strategy and state formation। ओके बेटा, इस आंसर को समझने के लिए पहले आपको ये इमेजिन करो कि जो मराठा एम्पायर था उसकी बिगनिंग कहाँ से हुई थी। पुणे वाला एरिया है ना, डेक्कन प्लेटो। अगर डेक्कन प्लेटो है तो कैसा होगा? स्टीप स्लोप, माउंटेन्स, रग्ड टेरेन, है ना, और वहां पर फिर क्या है? वेस्टर्न घाट, सारे के सारा फॉरेस्ट। यस, सो यही टेरेन को देख के सोच के आपको अपना आंसर देखना है। देखो समथिंग लाइक दिस, यही पिक्चर है ये। यहाँ पर अगर मान लो इस हिल टॉप में किसी के पास फोर्ट है तो बेनिफिट में रहेगा, राइट, क्योंकि स्टीप स्लोप है, एनिमी आ नहीं सकता, नैरो पाथ होगा, यहाँ से जो पर्सन होगा उसको पूरा वाइडर व्यू दिख रहा है, कौन कौन उस पर अटैक करने आ रहा है। उसके बाद इनके पास अगर इस टेरेन की प्रॉपर नॉलेज है तो गुरिल्ला वॉरफेयर अटैक, राइट, तो इस टेरेन से काफी हेल्प मिली थी मराठा एम्पायर को, करेक्ट। उसके अलावा इनका एक साइड पूरा कोस्ट लाइन, राइट, तो कोस्ट अगर है तो पता है कि अगर एनिमी वहां से आएगा तो सी रूट से ही आएगा। उसके लिए शिवाजी महाराज ने पूरी नेवी खड़ी कर दी थी, राइट। सो इस तरीके से इन्होंने पूरी ज्योग्राफी का बड़ा अच्छा फायदा उठाया था। आंसर कैसे लिखना है? 3 पार्ट्स में यू विल राइट डाउन। फर्स्ट ऑफ ऑल फोर्ट, जो अगर आप हिल टॉप पे फोर्ट बना लोगे तो उसका फायदा। सेकंड, गुरिल्ला वॉरफेयर अटैक बिकॉज ऑफ द टेरेन, एंड द थर्ड वन इज नेवी। ठीक है, देखो आंसर, द मराठास यूज्ड देयर माउंटेन टेरेन वेरी स्ट्रेटेजिकली। They built hilltop forts that controlled important routes and sheltered their army during the campaigns. First thing. Second, their knowledge of hills and forest helped them practice guerrilla warfare. उसमें क्या होता है? Striking suddenly and retreating before enemy could respond. अटैक करा और फटाफट छुप के अपने जो उनके हिडन वाले रास्ते हैं वहां से आए, जिससे पहले कि एनिमी उन पे वापस अटैक कर सके। ठीक है, नेक्स्ट, दिस अलाउड देम टू डिफीट मच लार्जर एनिमीज रिपीटेडली। Correct? इसके बाद आ जाओ द लॉन्ग वेस्टर्न कोस्ट लाइन। सो हियर prompted Shivaji to build the India's first full-time navy, securing coastal resources and protecting the trade routes. Geography therefore shaped both their military strategy and the way they built and expanded their whole state. Easy answer? चलो, moving ahead, question number 2. Imagine you are creating a short biography of Maratha leaders for younger students. चूज वन पर्सनैलिटी। कौन कौन है? कन्हौजी आंग्रे, बाजीराव वन, महादजी शिंदे, अहिल्याबाई होलकर और ताराबाई। काफी सारे नाम दिए हुए हैं जो कि सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, इनके बारे में पता होना चाहिए आपको। ठीक है, नाउ राइट 3 to 4 पैराग्राफ्स हाईलाइटिंग व्हाट मेक्स देम इंस्पिरेशनल। ओके, लिखना काफी सारा है बेटा, 3 to 4 पैराग्राफ बोला है लिखने के लिए, तो काफी डिटेल आपको पता होनी चाहिए। देखो, कन्हौजी आंग्रे पायरेट, जिनका पायरेट वाला इंसिडेंट इंपॉर्टेंट है लेकिन छोटा सा है, 3-4 पैराग्राफ नहीं कवर कर पाएगा। बाजीराव वन, पैन इंडिया एक्सपेंशन में इनका रोल था, पेशवा, लेकिन डिटेल नहीं दिया हुआ है। महाजी शिंदे ले लो, दिल्ली पे दोबारा रिकैप्चर करवाया था, राइट, लेकिन वो भी डिटेल पूरा नहीं दिया है। अहिल्याबाई होलकर एंड ताराबाई, दीज आर द 2 इंपॉर्टेंट वर्ड्स, 2 इंपॉर्टेंट नेम्स, जिसका डिटेल आपको मिल जाएगा पूरी एनसीईआरटी में, एंड इंपॉर्टेंट भी है, तो आई वुड सजेस्ट कि इन्हीं को कवर कर लेते हैं, है ना। मैं इस आंसर को दोनों ही नेम के अकॉर्डिंग बताऊंगी कैसे आप लिख सकते हो। अहिल्याबाई होलकर के साथ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अहिल्याबाई होलकर कौन थे? होलकर डायनेस्टी कहां पर रूल कर रहे थे? ये कर रहे थे इंदौर, जो कि सेंट्रल इंडिया मध्य प्रदेश वाला एरिया है, राइट। अब नाउ व्हाट इज सो इंपॉर्टेंट अबाउट हर? बेटा, शी लॉस्ट हर हस्बैंड एंड सन बट स्टिल शी रूल्ड फॉर 30 years। सो आज से 300-400 साल पहले कोई फीमेल 30 years तक रूल कर रही है, तो इट वॉज इंपॉर्टेंट, राइट। सो देखो, पहले आप उनका इंट्रो दोगे। सो हु वाज शी? अहिल्याबाई होलकर वाज वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल रूलर्स इन इंडियन हिस्ट्री। शी बिलोंग टू होलकर डायनेस्टी। कहां पे किंगडम था वो बताओगे आप? इंदौर सेंट्रल एरिया। नाउ शी लॉस्ट हर हस्बैंड एंड सन, devastating blows that could have broken anyone, but yet she instead of stepping back, she chose to govern her kingdom wisely, and she also cared deeply for her subject, for her people.
ठीक है, तो ये आपने इंट्रोडक्शन लिख लिया. नाउ यू हैव टू टेल व्हाट वाज रिमार्केबल. बेटा इनका कल्चरल रिवाइवल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वो सारे आपको पता होना चाहिए. ठीक है, देयर आर 3 थिंग्स दैट यू विल राइट डाउन हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल, हर कंट्रीब्यूशन इन रीस्टोरिंग ऑल द घाट्स टेम्पल्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, है ना, पढ़ा था हमने ये. सो शी बिल्ड एंड रिस्टोर्ड हंड्रेड्स ऑफ टेम्पल, घाट्स, वेल्स, रोड्स across the length of India from Kedarnath in north to Rameshwaram in south. ठीक है, ये फर्स्ट इनका कंट्रीब्यूशन हो गया. सेकेंड, इन्होंने 2 बड़े इंपॉर्टेंट टेम्पल जो कि मुगल्स ने तोड़ दिए थे या मोहम्मद गजनी ने तोड़ा था, उसको रिनोवेट करवाया था. कौन सा था? द फर्स्ट वन इज काशी विश्वनाथ टेम्पल, जो कि औरंगजेब ने तोड़ा था वाराणसी में. उसके अलावा सोमनाथ टेम्पल जो कि गुजरात में है, जिसको मोहम्मद गजनी ने डिस्ट्रॉय कर दिया था, तो इन्होंने उसको दोबारा से रीबिल्ड करवाया. राइट, तो सेकेंड थिंग. एंड थर्ड, महेश्वर वीविंग, उसको इन्होंने काफी प्रमोट करवाया था. ठीक है, सो ये 3 आप यहाँ पे लिखेंगे सेकंड पैराग्राफ में. सो शी ऑल्सो प्रमोटेड दी महेश्वर वीविंग इंडस्ट्री इन मध्य प्रदेश. ठीक है, एंड लास्ट यू हैव टू जस्ट कंक्लूड. सो अहिल्याबाई होलकर टीचेस दैट ट्रू लीडरशिप इज ऑल अबाउट रेजिलियंस, सर्विस एंड द करेज टू कीप गोइंग इवन व्हेन लाइफ सीम्स वेरी हार्ड. ठीक है, अब इनके बारे में भी अगर नहीं लिखना है तो यू कैन राइट डाउन अबाउट ताराबाई. उनके बारे में भी आपको काफी सारा राइटअप यहाँ पे मिल जाएगा. ताराबाई द क्वीन हु सेव्ड एन एम्पायर. अब अगर चैप्टर ढंग से पढ़ा है तो पता होगा कि कैसे इन्होंने एम्पायर को सेव किया था. इनको एक और नाम से जाना जाता है. क्या है वो? द आर्किटेक्ट ऑफ नॉर्थवर्ड एक्सपेंशन ऑफ मराठा एम्पायर. राइट, अभी डिटेल आपको लिखनी है यहाँ पर, लेकिन स्टार्टिंग विद इंट्रो. हु वाज शी? शी वाज द क्वीन ऑफ राजाराम, द सेकंड सन ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज. राइट, अब क्या इंपॉर्टेंट था बेटा, इन्होंने कब टुक ओवर किया था पूरे मराठा एम्पायर को? जब उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, जब वहां पर औरंगजेब कंटिन्यूस पे अटैक कर रहा होता है ना, मराठा एम्पायर पे. तो ये आपको पहले इंट्रोडक्शन में देना पड़ेगा. देखो, सो ताराबाई वाज द फियरलेस मराठा वॉरियर क्वीन हु रूल्ड द मराठा एम्पायर इन अर्ली 18th century. शी वाज द वाइफ ऑफ राजा राम, छत्रपति शिवाजी's younger son. Right, now after Raja Ram's death, at the time when Maratha Empire was still under enormous pressure because of the continuous attack, now here Tarabai stepped forward and took the complete charge of the empire. She did not give up. She, despite of the challenges, she refused to give up, and she organized the Maratha forces and kept the resistance alive against the seemingly invisible Mughal army. जैसी मुगल आर्मी जिसको कोई हरा नहीं सकता था, कोई सोच भी नहीं सकता था कि मुगल आर्मी कोई हरा सकता है, वहां पर ये खड़े रहे. ठीक है, नाउ व्हाट मेड हर ट्रूली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये आपको बताना पड़ेगा. बेटा हर थिंकिंग प्रोसेस उस टाइम पे जहां पर सिर्फ डिफेंस चल रहा था, कोई सबको लग रहा था कि बस मुगल आर्मी से ये बच जाएं, अपने आप को कैसे भी बचा लें, उस टाइम पे शी थॉट ऑफेंसिव. उस टाइम पे उन्होंने सोचा कि भाई हम यहाँ पर डिफेंस क्यों कर रहे हैं, पूरी के मुगल आर्मी अलॉन्ग विद औरंगजेब इज सिटिंग हियर इन द साउथ एरिया, तो उनका जो नॉर्थ वाला जो टेरिटरी है वो तो अनगार्डेड है, क्यों ना हम लोग वहां अटैक कर दे. गॉट इट? सो द थॉट प्रोसेस मेड हर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हियर. She realized that with Aurangzeb's army tied down in the Deccan, North India was largely undefended. So what she did? She organized large Maratha armies and sent them northward to attack and invade their Mughal territory. Clear? So going on the offensive at the time when everyone thought that Marathas are there simply to defend themselves. है ना, सब लोगों को लग रहा था कि मराठा आर्मी सिर्फ डिफेंड कर पाएगी अपने आप को, उस टाइम पे उन्होंने अटैक कर दिया. Correct? And this is why the chapter calls her the architect of northward Maratha expansion. Clear? So हमने मेन चीज बता दी, यहाँ पर मेन बॉडी हो गई, लास्ट में कंक्लूड कर लो. So Tarabai's military strategy and determination outsmarted the Mughal Empire and preserved the Maratha independence at the most critical moment. Clear? So this way you can write down in your own words also. Main concept आपको पता होना चाहिए, बाकी आप अपने words में लिख लो. Clear? चलो, moving ahead. Next question, question number 3. If you could visit one of the Marathas fort today, such as Raigad, Sindhugarh, Gengi, Pratapgarh, which would you choose and why? Research its history, architecture, and strategic importance. Present your findings as digital presentation or poster in class. अब ये लास्ट वाला पार्ट खुद कर लेना, बाकी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं. देखो बेटे, यहाँ पर रायगढ़, सिंधुगढ़, गेंगी एंड प्रतापगढ़ दिया हुआ है. सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है यहाँ पर? रायगढ़ ऑब्वियसली कैपिटल, वहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज का राज तिलक हुआ था, है ना, तो हम उसी को ले लेते हैं, रायगढ़ को. ठीक है, इसके बारे में रिसर्च मैंने यहाँ पूरी बताई हुई, देखो. सो आई वुड चूज रायगढ़ फोर्ट बिकॉज इट इज वेयर द मोस्ट डिफाइनिंग मोमेंट ऑफ मराठा हिस्ट्री टुक प्लेस, दैट इज द कोरोनेशन ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज इन 1674. डेट भी याद होनी चाहिए, 1674.
चलो, सो मार्किंग द बिगनिंग फॉर्मल बिगनिंग ऑफ द मराठा एम्पायर। नाउ थोड़ा सा रिसर्च भी तो करनी पड़ेगी इसके बारे में। सो दिस इज द एआई पिक्चर है। यहाँ पर इस टाइप का अगर टेरेन है तो क्या हो सकता है, देखो वो लिखा है यहाँ पर, रायगढ़ इज लोकेटेड इन वेस्टर्न घाट्स, ये पता है आपको। इसकी हाइट ऑलमोस्ट कितनी है, 820 मीटर्स अबव द सी लेवल, ठीक है। नाउ इट्स sheer cliff and all side made it impossible to attack directly। बेटा अगर क्योंकि डेक्कन प्लेटो में है, क्लिफ है ना, स्टीप स्लोप है, तो डायरेक्ट कोई अटैक नहीं कर सकता। यहां जाने के लिए हमेशा नैरो पाथ होता है, क्लियर। सो दिस गेव देम एडवांटेज। सो इट इज अ ब्रिलियंट एग्जांपल ऑफ यूजिंग द नेचुरल ज्योग्राफी फॉर डिफेंस। नाउ द फोर्ट में क्या क्या होता है, एक रॉयल पैलेस होता है, फिर एक दरबार होगा, है ना, वहां मार्केट होंगे, बेसिक चीजें हैं, ये लिख लो। So the fort housed a royal palace, darbar hall where Shivaji held the court, and market also. So showing it wasn't just a military fort, it was a functional capital city. ठीक है, कंक्लूजन के लिए एक लाइन लिख सकते हैं आप। सो स्ट्रेटेजिकली रायगढ़ कंट्रोल्ड द सराउंडिंग टेरिटरी एंड सर्व्ड एज द एडमिनिस्ट्रेटिव हार्ट ऑफ द स्वराज। अंडरस्टूड। चलो चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 4। The chapter states the British took India from Marathas more than from Mughals or any other power. What do you think this means? What evidence from the chapter supports this idea? चैप्टर ही इसके बारे में है ना। ऑब्वियसली जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने मराठा से ही पूरा इंडिया को लिया था। कैसे पता पड़ा? एंग्लो मराठा वॉर, 3 एंग्लो मराठा वॉर थे। 1818 में थर्ड हुई, वहां पर ब्रिटिश ने पूरा कंट्रोल ले लिया था मराठास से, है ना। अब आपको यहाँ पर पॉइंट वाइज देना है क्योंकि आपको सपोर्ट करना है ना इस आइडिया को। सो यू हैव टू गिव सम पॉइंट्स। पहला पॉइंट क्या, औरंगजेब की डेथ जो कि साउथ में हो गई थी। कंटिन्यूस मुगल्स जो थे वो मराठास पे अटैक कर रहे थे, तो इतने लंबे टाइम तक जो वो वॉर चली थी उससे मुगल्स काफी वीक हो चुके थे, राइट। उसके अलावा जो 1771 में दोबारा से रिकैप्चर हुआ था, देखो पहले तो कैप्चर किया था दिल्ली को, राइट, तो उसके बाद रिकैप्चर भी कर लिया था, है ना। तो उसके बाद फिर ये एंग्लो मराठा वॉर स्टार्ट हो चुकी थी। तो यही वाले पॉइंट आपको यहाँ पर देने पड़ेंगे। देखो कैसे लिखना आंसर। This statement means that the time British became the dominant power in India, it was the Marathas, not the Mughal, who were actually controlling most of the country. Isn't it? मराठा जो थे वो ज्यादातर टेरिटरीज को कंट्रोल कर रहे थे, इसीलिए हमेशा फाइट किसकी हो रही थी, मराठास और ब्रिटिशर्स की हो रही थी। करेक्ट। नाउ defeating the Marathas were therefore how the British effectively took over the India. Clear? Now the evidence पे आ जाते हैं। तो evidence from the chapter clearly support this. First of all, the Mughals had already been severely weakened by decades of Maratha resistance. Aurangzeb died without defeating them. This is the first evidence, है ना। कंटिन्यूस जो वॉर चल रही थी मराठास और मुगल के बीच में, उससे मुगल ऑलरेडी बहुत वीक हो चुके थे। नेक्स्ट, the Marathas became the largest pan-India power, right? They controlling much of the central and northern India also. Even held Delhi itself in 1771 जब recapture हुआ था, तो दिल्ली पूरा इनके कंट्रोल में आ गया था, ठीक है। Next, third, the chapter explicitly states that the British had the fight 3 separate Anglo-Maratha wars were there, है ना। ये क्लियर मेंशन है वहां पर कि 3 एंग्लो मराठा वॉर हुई थी बिटवीन 1775 से 1818 में, एंड फाइनली जब 1818 में ब्रिटिशर्स ने डिफीट कर दिया मराठास को, तब उन्होंने इंडिया पे कंट्रोल लिया था। अंडरस्टूड। सो 3 एविडेंस यू कैन राइट डाउन हियर। अंडरस्टूड। चले आगे। मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 5। कंपेयर हाउ छत्रपति शिवाजी एंड लेटर मराठास ट्रीटेड रिलीजियस प्लेसेस एंड पीपल ऑफ डिफरेंट फेथ्स। व्हाट एविडेंस फ्रॉम द चैप्टर शोज देयर अप्रोच टू रिलीजियस डाइवर्सिटी। ओके बेटा, यहाँ पर जो छत्रपति शिवाजी थे और लेटर जो मराठास, लेटर मराठास मतलब जब एक्सपेंशन हो रहा था, जब चीफ्स के हाथ में पावर आ रही थी, तो इन दोनों के बीच में क्या वैल्यूज में डिफरेंस देखने को मिला वो आपको यहाँ बताना है, ठीक है। तो अगर शिवाजी महाराज की बात करें तो सूरतगढ़ रेड, जहां पर किसी भी रिलीजियस प्लेस को टच नहीं किया गया था, चैरिटेबल लोगों को छोड़ दिया गया था। इट शोज कंपैशन टुवर्ड्स द सब्जेक्ट, इट शोज द टॉलरेंस टुवर्ड्स द अदर रिलीजन, राइट। उसके अलावा छत्रपति शिवाजी महाराज का एक और इंसिडेंट है, जब दक्षिण विजय वाला कैंपेन चल रहा था, तो वहां पर जो डच इंडियन को स्लेव बना के लेके जा रहे थे खरीद के, तो वहां पर उन्होंने बैन लगाया था, राइट। अगेन शोज द कंपैशन। लेकिन जब आप मराठास एक्सपैंड कर रहे थे, चीफ्स के हाथ में पावर आ रही थी, तो बंगाल वाला हमारे पास इंसिडेंट है ना। जब 10 साल तक बंगाल में एक्सपेंशन चल रहा था, वहां पे बहुत क्रूलिटी थी, लोगों को बहुत परेशान किया जा रहा था, उन पर अत्याचार किया जा रहा था। कॉन्ट्रास्ट इन द वैल्यूज, सेम थिंग यू आर गोइंग टू राइट डाउन हियर, ठीक है।
So Chhatrapati Shivaji showed genuine respect for the religious diversity. During his raid on Surat, he carefully avoided attacking the religious places and even spared the house of Mohandas Parekh, the charitable man. उसके बाद नेक्स्ट आ जाओगे आप सदन वाले कैंपेन के बारे में बताओगे जहां पे बैन किया था ह्यूमन स्लेव्स को. So he banned the Dutch from trading human slaves, showing concern for all people regardless of religion and community. वहां पे ये नहीं देखा गया कि सिर्फ हिंदू को ही लेके जा रहे, वहां पे ये देखा गया कि किसी ह्यूमन को लेके जा रहे, इंडियन को लेके जा रहे. ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं. However, later Marathas did not always follow these high standards that was set by Shivaji Maharaj. The 10-year campaign in Bengal caused cruelty and devastation to the common people, a stark contrast to the Shivaji's value. इससे क्या पता पड़ता है? This shows that the empire, when decentralized, the regional chief gained more power. The original ethical standard were not always maintained. जो ये स्टैंडर्ड शिवाजी महाराज ने सेट करे थे वो हमेशा फॉलो नहीं हुए. क्लियर? इजी है. चलो, मूविंग अहेड. क्वेश्चन नंबर 6. The chapter describes how forts were the core of the state for Marathas. Why were they so important? How did they help the Marathas to survive against the larger enemies? बेटा इस पूरे चैप्टर में फोर्ट की इंपॉर्टेंस बहुत बार बताई हुई है. इनफैक्ट जो 16 ईयर की एज में शिवाजी महाराज ने फर्स्ट कैंपेन स्टार्ट किया था, क्या किया था उसमें? सारे एम्प्टी फोर्ट्स को कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने, है ना. वहां पर अपनी आर्मी बिठा दी थी. सो दिस शोज द इंपॉर्टेंस ऑफ फोर्ट. उसके अलावा फर्स्ट जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, ज्योग्राफी को कैसे उन्होंने यूटिलाइज किया एट द हिल टॉप फोर्ट बना के, है ना. तो फोर्ट की इंपॉर्टेंस यहाँ बहुत है क्योंकि उनकी ज्योग्राफी ऐसी थी, हिल टॉप फोर्ट थे तो वो एनिमी पे पूरा कंट्रोल कर सकते थे, वो देख सकते थे कहाँ से अटैक हो रहा है, और नैरो पाथ था तो एनिमी वैसे अटैक नहीं कर सकता, है ना. फ्रंट फेस टू फेस अटैक नहीं हो सकता, उसी पाथ से ऊपर को आना पड़ेगा. उसके अलावा जब मुगल्स इन पे कंटिन्यूस अटैक कर रहे थे, दक्षिण में वो बिल्कुल गेंगी तमिलनाडु तक चले गए थे, तो मुगल्स के अगेंस्ट कैसे सर्वाइव किया इन्होंने? फोर्ट्स की हेल्प से, है ना. तो वही सब आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा. देखो, फोर्ट्स वर एब्सोल्युटली सेंट्रल टू मराठा पावर फॉर 3 की रीजन. फर्स्ट रीजन क्या है? दे कंट्रोल्ड इंपॉर्टेंट माउंटेन पासेस एंड ट्रेड रूट्स, गिविंग द मराठास स्ट्रैटेजिक डोमिनेंस ओवर देयर टेरिटरी. देखो, जो उनकी लोकेशन थी उसके वजह से इनको बिल्कुल डोमिनेंस, स्ट्रैटेजिक डोमिनेंस मिल रही थी, है ना. नेक्स्ट आ जाते हैं. दे सर्व्ड एज द बेस फॉर गुरिल्ला वॉरफेयर. ये भी हमने पढ़ लिया है ना. जैसे गुरिल्ला वॉरफेयर करने कोई गया, अटैक करके सीधे फोर्ट के अंदर. ठीक है. सो दे सर्व्ड एज द बेस फॉर गुरिल्ला वॉरफेयर. सोल्जर्स कुड स्ट्राइक द एनिमी क्विकली एंड रिट्रीट टू द सेफ्टी ऑफ अ नियर बाय फोर्ट बिफोर एनिमी कुड रीग्रुप एंड रिस्पॉन्ड. ठीक है. अब ना थर्ड पे आ जाते हैं. The forts only allowed Marathas to outlast much larger enemies. Even when during Aurangzeb's massive decade-long invasion, the Marathas simply fell back to their forts and kept fighting. ये फोर्ट्स ही थे इनके पास इतने सारे जहां पर छुप के ये उनसे कंटिन्यूस अपने आप को डिफेंड कर पाए. क्लियर. सो रामचंद्र पंत अमात्या जिन्होंने अदन्य पात्र लिखा था उसमें भी फोर्ट्स की इंपॉर्टेंस बताई हुई है. सो क्या लिखा है वहां पर? इट वॉज ड्यू टू द फोर्ट्स अलोन द मराठा स्टेट सर्वाइव्ड डिकेड्स लॉन्ग ऑनस्लॉट ऑफ औरंगजेब. ठीक है, चलें आगे. क्वेश्चन नंबर 7. यू हैव बीन अपॉइंटेड एज द चीफ डिजाइनर ऑफ मराठा कॉइन्स. डिजाइन अ कॉइन दैट रिप्रेजेंट मराठा अचीवमेंट्स एंड वैल्यूज. एक्सप्लेन सिंबल्स यू चूज. ओके, तो अब आपको डिजाइनर ही बना के छोड़ेंगे ये लोग, है ना. चलो, कॉइन डिजाइन करना है बेटा, और यहाँ पर मराठा वैल्यूज और अचीवमेंट भी उसमें दिखनी चाहिए. तो भाई सबसे पहले तो मेन चीज क्या है यहाँ पर? स्वराज्य, है ना. जो शिवाजी महाराज ने स्वराज्य का सपना लिया था वो वहां पर मेंशन होना चाहिए. फिर देवनागरी में होना चाहिए, है ना, पर्शियन में नहीं होना चाहिए. उसके अलावा और क्या हो सकता है? नेवी इनके एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ थी, तो हम वहां पर सी में एक बोट नेवी दिखा सकते हैं. और यहाँ पर जो ये शिवाजी महाराज थे उनके लिए हम एक उगता हुआ सूरज दिखा सकते हैं. क्लियर. सो दीज सिंबल्स विल क्लियरली डिपिक्ट दी मराठाज अचीवमेंट एंड दी वैल्यूज. ठीक है. देखो कैसे लिखेंगे. फ्रंट साइड में क्या लिखोगे आप? अ हिलटॉप फोर्ट. देखो फोर्ट, हाँ फोर्ट मिस कर दिया. सो फोर्ट वाज अगेन दी स्ट्रेंथ ऑफ मराठाज. अ हिलटॉप फोर्ट विद अ वर्ड स्वराज्य देयर. दोनों चीजें आ गई. सो इंस्क्राइब्ड इन देवनागरी स्क्रिप्ट. द फोर्ट रिप्रेजेंट्स द फाउंडेशन ऑफ मराठा मिलिट्री. यहीं से स्टार्ट हुई थी इनकी. And political power, while Swaraj in Devanagari reflects the Shivaji's vision of self-rule and deliberate assertion of Indian culture. जो हम देवनागरी में स्वराज्य को लिख रहे हैं वो क्या दिखा रहा है? हमारा कल्चरल, जो हम अपना एश्योर कर रहे हैं कि हम कल्चरल आइडेंटिटी को मेंटेन करके रखेंगे.
ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ बैक साइड में, अ राइजिंग सन, है ना, सन राइज कर रहा है, तो अ राइजिंग सन विद अ स्मॉल शिप बीनीथ इट। तो राइजिंग सन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर? दैट इज रिप्रेजेंटिंग द कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ द मराठा एम्पायर। क्लियर? फ्रॉम स्मॉल किंगडम टू नियर पुणे टू होल पैन इंडिया पावर, एंड द शिप रिप्रेजेंट्स द रिवॉल्यूशनरी मराठा नेवी। ठीक है, अब आ जाओ इंस्क्रिप्शन पे, कुछ लिखना भी तो पड़ेगा ना, तो इंस्क्रिप्शन में क्या लिखा सकते हैं हम? फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, है ना, जो कि शिवाजी की एक बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू थी, लोगों का भला करना, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, टेकन डायरेक्टली फ्रॉम द शिवाजीज ओन रॉयल सील, शोइंग दैट मराठा रूल वाज ड्रिवन नॉट जस्ट बाय द कॉन्क्वेस्ट बट बाय जेन्युइन केयर फॉर देयर सब्जेक्ट। सो हमने सारी की सारी चीजें ले ली, स्वराज्य ले लिया, फोर्ट्स ले लिए, उसके अलावा हमने नेवी ले ली, राइजिंग सन ले लिया, और हमने इंस्क्रिप्शन देवनागरी में भी ले लिया। क्लियर? चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 8 एंड द लास्ट वन। After this introduction to Marathas period, what do you think was their most important contribution to Indian history? Write a paragraph supporting your opinion with examples from the chapter, then share and discuss your ideas. The rise of Marathas को पढ़ने के बाद क्या सबसे मेन कंट्रीब्यूशन है इंडियन हिस्ट्री में उनका? कैसे लिखोगे बेटा? इसका अगर आंसर करना है ना, थोड़ी देर पॉज लो और ये सोचो और बताओ मुझे कि जब सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे, द रीशेपिंग इंडियाज पॉलिटिकल मैप, अगर आपको उसके फर्दर हिस्ट्री नहीं पता थी तो कितने लोगों ने सोचा था कि हम फिर से किसी इंडियन पावर के बारे में पढ़ेंगे? बेटा वहां पर दिल्ली सल्तनत, मुगल्स किस तरह से ट्रीट कर रहे थे इंडियन सब्जेक्ट्स को, किस तरह से वहां पे बाकी धर्मों के अगेंस्ट वहां पे क्रूरटी देखी हमने, है ना। तो किसी ने सोचा था कि फिर से यहाँ पर हम एक बार कल्चरल रिवाइवल को देखेंगे, कोई इंडियन पावर फिर से डोमिनेंस में आएगी? नहीं सोचा था ना। सो दिस इज द ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन इन द इंडियन हिस्ट्री। बेटा मराठा एम्पायर ने बताया कि बड़े से बड़ा एम्पायर भी गिर सकता है अगर वो सही रास्ते पे नहीं चल रहा है ना। यहाँ पर उन्होंने दिखाया कि हम कल्चरली रिवाइव भी कर सकते हैं। क्लियर? तो यही सब हम यहाँ पे लिखेंगे। प्रॉपर आंसर कैसे लिखना है? इन माई ओपिनियन द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द मराठास टू इंडियन हिस्ट्री वॉज द आइडिया ऑफ स्वराज्य। जो शिवाजी का सपना था स्वराज्य का, दैट वॉज द कंट्रीब्यूशन। वाई? बिकॉज इसके अकॉर्डिंग उन्होंने सिर्फ पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस नहीं, कल्चरल इंडिपेंडेंस भी ली, है ना, इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंस भी ली। सो दैट इज द कंट्रीब्यूशन। सेल्फ रूल एंड द कल्चरल कॉन्फिडेंस इट इंस्पायर्ड अक्रॉस द इंडिया। द मराठा प्रूव्ड दैट माइटी एम्पायर्स कुड बी डिफीटेड and the Indians could build, expand and govern their empire once again on their own. ठीक है? Further, so it was not just the military achievement. अब आपको यहाँ पर proof भी देने हैं ना. You have to give the supporting proof from the chapter. तो आप बताएंगे यहाँ पर. So it was cultural revival. शिवाजी used संस्कृत, है ना, in their seals. जहाँ पर पर्शियन चल रही थी कॉइन्स में, सील्स में, वहां पर ही संस्कृत का यूज कर रहे थे. सो कल्चरल रिवाइवल. ही कमीशन द राज्य व्यवहार कोशा, जहां पर पर्शियन के अगेंस्ट कौन सा हम यूज कर सकते हैं संस्कृत वर्ड, मराठी वर्ड, उसका एक प्रॉपर डिक्शनरी बना दी. सो उसके अलावा रीबिल्ट डेसिक्रेटेड टेम्पल्स, सपोर्टेड ट्रेडिशनल आर्ट्स. फिर अहिल्या बाई के बारे में लिख सकते हो आप. सो शी रीबिल्ट इंपॉर्टेंट टेम्पल्स फ्रॉम केदारनाथ टू रामेश्वरम. उसके अलावा थंजावुर में, है ना, सो द थंजावुर मराठास क्रिएटेड अ रिच सिंक्रेटिक कल्चर. वहां पर ये कार्नेटिक म्यूजिक, भरतनाट्यम, इनकी स्टार्टिंग हुई. उसके अलावा दिस चैप्टर इटसेल्फ नोट दैट द आइडियल ऑफ स्वराज्य इटसेल्फ प्लांटेड द अर्ली सीड ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस. जो बाद में अंग्रेजों से इंडिया ने आजादी हासिल करी, उसका जो एक बीज था वो यही लोगों ने लगा दिया था स्वराज्य नाम से, है ना. तो स्वराज्य लेटर प्लांटेड द अर्ली सीड्स ऑफ इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट, proving that Marathas' greatest legacy is not just the empire they built, it is the spirit of the independence they left behind. Understood? चलो समझे करो इस क्वेश्चन को, आराम से हो जाएगा याद. Clear? चलो. So with this we are done with this all questions. I hope you were able to understand each and every part. But still अभी भी कोई doubt रह गया तो you can always comment. I will answer there. ठीक है? चलो. See you soon for the next chapter. Till then, take care and bye bye.